बात कर रहे हैं हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबसे पहली बात, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का मतलब क्या है? तो हमने आपसे कहा डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का वो ब्लॉक है जिसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लास्ट बट वन डी सबशेल। आ जाओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लास्ट बट वन डी सब शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लास्ट बट वन डी सब शेल में। खत्म कहानी, एक पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत? दूसरी बात, अब फिर पूछा डी ब्लॉक क्या है? ये आपका थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप, ठीक है? थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक आने वाले सारे एलिमेंट जो है आपके वो कहलाते हैं डी। हाँ, अब इसके बाद बारी आती है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से चलती है। एनएस पूरा भरा होना चाहिए, फिर n-1 डी में एक इलेक्ट्रॉन आता है, और लास्ट वाले में ns टू n-1 डी 10 तक पहुंच जाता है, D1 से D10 तक। कोई दिक्कत? ठीक है, एक बात तो ये हुई, हमारे को समझ में आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लास्ट बट वन डी सब शेल में। डी ब्लॉक समझ में आ गया, थर्ड से 12th ग्रुप को कहते हैं। इसके बाद बारी आती है इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये डी ब्लॉक का हिस्सा है, पूरा डी ब्लॉक नहीं है, सारे डी ब्लॉक को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते, लेकिन डी ब्लॉक का हिस्सा है। डी ब्लॉक के अंदर क्या आता है? डी ब्लॉक में आप एक बात ध्यान रखेंगे, n-1 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1 से लेकर 10 तक, लेकिन अगर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, अगर ये अधूरा भरा हो, तो ये कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या? अगर ये पूरा भरा ना हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, तो ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, इसका मतलब डी ब्लॉक आपका पूरा भरा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखना चालू किया भाई थर्ड, क्या थर्ड ग्रुप में डी पूरा भरा है? नहीं। फोर्थ, क्या फोर्थ ग्रुप में डी पूरा भरा है? नहीं। ऐसे चलते चलते हम आ गए 10th ग्रुप पे, उसमें डी 8 था। 11th ग्रुप में आए, वहां डी पूरा भरा हुआ, डी 10। 12th ग्रुप में आए, वहां पर भी डी पूरा भरा हुआ, डी 10। इसका मतलब क्या ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? नहीं, ये सिर्फ 12th ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। तो जो मैंने तुम्हें पीछे डेफिनेशन दी कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें डी ब्लॉक पूरा भरा नहीं होता, वो गलत है। अब दोबारा देखो, पहले देखते हैं डी ब्लॉक। थर्ड से 12th ग्रुप, फिर देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? थर्ड से 11th ग्रुप। लेकिन अभी तो बताया 11th ग्रुप में डी पूरा भरा होता है, डी 10 होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ये ई है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी को इनकम्प्लीटली फिल्ड कर देता है। ठीक है, 12th ग्रुप देखना, 12th ग्रुप में अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वो डी 10 ही रखता है,
एग्जाम्पल जिंक, अगर आप जिंक को देखते हो तो वो है 4s2 3d10, उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, वहां पर क्या बनता है वो 4s0 3d10। लेकिन कॉपर की बात करूं तो कॉपर है 4s1 3d10, कॉपर प्लस क्या है 4s0 3d10, लेकिन कॉपर 2 प्लस के साथ दिक्कत आती है कि वो 4s0 के साथ 3d9 हो जाता है। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर कोई इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है, कौन सा, आखिरी नहीं, लास्ट बट वन, लास्ट शेल नहीं, लास्ट बट वन। अब इससे हमें और क्या मदद मिलती है पढ़ने में, तो हमने कहा एक तो ये डी ब्लॉक में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, एस में जाते थे, देख लेते हैं भैया, एस होता है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप यहां पर एक बात समझ लो कि एन का मतलब है लास्ट शेल, तो इससे पहले वाला क्या होगा n-1। पी देखना, पी पूरा भरा है, उसके बाद ही पी में इलेक्ट्रॉन आने लगे। डी देखना, एस तो पूरा भरा है, लेकिन n-1 डी में अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक, अब इसको देखो, इसमें ये क्या है लास्ट बट वन, आप इसको सेकंड लास्ट भी कह सकते हो। एफ के साथ क्या होगा, एफ में जो एफ है वो लास्ट बट 2 पे भरता है, और ध्यान दो ये एक एबनॉर्मल बात है, डी पूरा भरा नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है इसमें, 0 या 1, उसके बाद एफ में आने लगते हैं, और एफ में भी 0 से बोलते हैं। ठीक है, इसको समझाऊंगा अभी अलग से जब मैं एफ ब्लॉक पे जाऊंगा। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें डी पूरा भरा हुआ नहीं होता। डी ब्लॉक के एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट बट वन डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, डी ब्लॉक में आने वाले सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। कौन सा ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ एक, बार बार, ग्रुप 12 में आता है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, और कोई होगा तो मुझे याद नहीं, ये 12th ग्रुप। ठीक है, इस 12th ग्रुप में आपको बात क्या याद रखनी है, ये पूरा का पूरा ग्रुप D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में भी और किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या मोस्ट अकरिंग स्टेट में D10 ही रखता है। डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन होता है, पूरा ही भरा होता है, इसे फुल्ली फिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल्ली फिल्ड लास्ट बट 2 सब शेल। ठीक है, अब जरा एनसीईआरटी पे जाते हैं, देखते हैं क्या ये बातें करी एनसीईआरटी ने। सबसे पहले एनसीईआरटी ने पोजीशन पूछी आपसे कि भैया डी ब्लॉक कहां आता है, ये ब्रिज एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये आपके जो 8 ग्रुप है, जो बेसिक ग्रुप है, उनके बीच में आता है, एस और पी के बीच में। ठीक है, जल्दी बच्चों, तो पी और एस के बीच में, पीरियोडिक टेबल के बीच में जो आता है वो है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, अब डी ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें आती है, चलो जब इसने बात करी तो हम देख ही लें। ये है आपका डी ब्लॉक, कहां से स्टार्ट होता है, पीरियड में 4 पीरियड। ठीक है, अब 4th पीरियड में क्या आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 5th में क्या आता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। 6th में क्या आता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और फिर 4th ट्रांजिशन। ठीक, अब फिर से देखते हैं,
अब अगर हम बात करें आपसे ग्रुप की, तो थर्ड से लेकर 12th ग्रुप तक, इसमें से 12th ग्रुप अलग है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का हिस्सा नहीं है। कौन है ये? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। और इसके साथ 11th ग्रुप भी थोड़ा सा अलग है, एक तो D10 रखता है, ये अलग बात है। दूसरा, ये कॉइनेज ग्रुप है। कौन कौन आता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इस ग्रुप को आप कह सकते हो कॉइनेज ग्रुप, सिक्कों के युग वाला ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी सारे नॉर्मल ग्रुप है। अब बारी आती है, एक तो इस चैप्टर में, इस वाले 12th वाले चैप्टर में हम आपको इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बहुत पढ़ाएंगे। मतलब आपके कोर्स में सिर्फ ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के क्वेश्चन आएंगे ज्यादा। ठीक है, सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में कम पूछा जाएगा। अब फिर से हम बात करते हैं आपसे इसी पीरियड टेबल में, ये डी ब्लॉक में और क्या अलग बात। पहली बात, ये n-1 चलता है। अगर पीरियड 4 है, सुकृति, पीरियड तो n बताते थे, याद कर 11th क्लास में, तो यहाँ पर पीरियड 4 है, तो ये तो n-1 चलता है। पीरियड अगर n है तो d चलता है n-1, ये चलेगा 3d, ये चलेगा 4d, ये चलेगा 5d और ये चलेगा 6d। ये एक कम चलते हैं। क्या ये बात ठीक है जहरान? जहरान, अब तुझे याद रखना है, तूने कहना है कि भैया यहाँ पर s कहाँ रहेगा। ये तो आपने बता दिया s, तो s रहेगा 4s, यहाँ 5s, यहाँ 6s, यहाँ 7s। तो आप कह सकते हो कि ये है ns और ये है n-1d। क्लियर? ठीक है, एक और बात, अगर इसी ट्रांजिशन सीरीज में हम देखें कि चलते चलते हम आते हैं 6th ग्रुप में और 11th ग्रुप में। 6th ग्रुप में कौन आता है? क्रोमियम, क्रोमियम हाफ फिल्ड, ठीक है, मोलिबीडियम, टंगस्टन। तो जो आते हैं इनके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, नहीं होती, ये अपने आप को ये बना लेते हैं। और 11th ग्रुप जो है, जिसके पास कॉपर होता है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, नहीं होती, ये अपने आप को ऐसा बना लेता है। सिर्फ एक ही रीजन है, हुन्स रूल, जो ये कहता है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल। बस, आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हमने टेबल में क्या क्या बातें कर ली अब तक। 4th और 11th ग्रुप एक्सेप्शन दिखाते हैं, कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन दिखाता है। ठीक है सलोनी। दूसरा हमने क्या देखा, सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। अंचिता, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा, कॉइनेज ग्रुप एक ग्रुप का नाम है, उन्नति, ठीक है, 11वें ग्रुप का। 12वां ग्रुप वो एक्सेप्शनल ग्रुप है जिसको हमें याद रखना है। आ सकता है क्वेश्चन, इन चार एलिमेंट में से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जबकि चारों डी ब्लॉक के, तो कैडमियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, मरकरी हो सकता है। ठीक है, 6 ग्रुप के बारे में बस ये पूछ सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, अब नॉर्मल की। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला कॉपर के बारे में, ऐसा क्वेश्चन ये आ सकता है उल्टा, सिल्वर का डी पूरा भरा हुआ, सिल्वर का डी पूरा भरा हुआ, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? तो आपको बोल रहा है भैया उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां वो D9 बन जाता है। समझे? तो ये तो कुछ बेसिक बातें हुई आपके डी ब्लॉक। अब एनसीईआरटी खोलते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिंक की, कैडमियम की, मर्करी की, रिप्रेजेंट करी जाती है जनरल फॉर्मूला n-1 D10 NH2 से। द ऑर्बिटल्स in these elements are completely filled in ground state as well as in their common oxidation state which is +2। ठीक है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट का हिस्सा नहीं। फिर उसके बाद कहता है द d orbital of the transition element project to
पेरीफेरी ऑफ एन एटम मोर देन द अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑर्बिटल्स, यानी कि जैसे s और p के लिए। ठीक है, यहां जिस चीज को ये लेकर आ रहा है ना भैया, वो है ये, इधर आ, कहता है अगर मैं आपसे डी ब्लॉक की बात करूं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे एसपी के करते थे। यहां आप कलर की बात करोगे, लिगेंड की बात करोगे। ये लिगेंड क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। एक तो होता है कंपाउंड, जैसे Na2SO4, और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे K4FeCN6। जरा ध्यान देना, ये K4 क्या है, आउटर आयन। K4 क्या है, आउटर आयन। ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो बैठे हुए हैं यही है लिगेंड्स। ये सेंट्रल मेटल एटम जनरली डी ब्लॉक का होता है। इसका होता है डी ब्लॉक का। और ये लिगेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जरा देखते हैं, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बस और कोई खास बात तो नहीं है, इसके आगे की चीजें हम आगे ही देखेंगे। ठीक है, अभी आ रहे धीरे धीरे करके। भाई ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों रखता है, अब ये वाली बात आई, ये भी आगे आने वाला है। ये कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं, क्या आपने कभी सुना है KMnO4 एक कैटलिस्ट है, K2Cr27 एक कैटलिस्ट है? क्या है KMnO4? मैंगनीज का ऑक्साइड। क्या है K2Cr27? क्रोमियम का ऑक्साइड, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ये जो होते हैं बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। V2O5 सुन लो, आपने तीनों सुने होंगे। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सुना, K2Cr27, KMnO4 ऑर्गेनिक में भर भर के सुनते हो। आगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिंक को छोड़, जिंक और कॉपर है जिनके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। वरना ये सारे के सारे पैरा या फेरोमैग्नेटिक होते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्यों समझो, डी ब्लॉक में ही देखा गया, आयरन, कोबाल्ट और निकल। बाकी तो और फेरो सब्सटेंस है नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी वो कह रहा है इनका पैकिंग स्ट्रक्चर। क्यों क्यों बात करी? अब आप कहोगे भैया पी ब्लॉक इतना बड़ा आपने पढ़ा दिया, वहां तो इतनी पैकिंग स्ट्रक्चर की बात नहीं करी। इसका मतलब डी ब्लॉक में सारे के सारे ही सॉलिड होते हैं क्या? हाँ, और कैसे, मेटेलिक सॉलिड। ये टिपिकल मेटल्स है। ठीक है, टिपिकल मेटल मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टी दिखाए, इनमें चमक होती है। सोडियम में चमक नहीं होती, सोडियम को चक्कू से काट लेते हो आप, उनमें कुछ एक्सेप्शन है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये टिपिकल मेटल्स, ठीक है। तो दूसरी बात, इनमें जैसे वो होता है मैलेबल, डक्टाइल, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इलास्टिसिटी, ये सब इनकी प्रॉपर्टीज है। दूसरा, इनकी एक शेप होती है, HCP, CCP, सिंपल क्यूबिक। अब आप इन सब नामों से वाकिफ हो। PCC तो वो दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, malleability, high thermal and electrical conductivity, metallic luster, with exception of zinc, cadmium और मर्करी, थोड़े से सॉफ्ट होते और मैंगनीज। ठीक है, इनके पास एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते। आगे चलते हैं, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है इनका, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले मैं आपसे बात कर लूं इस चैप्टर के उस पॉइंट की, या डी ब्लॉक के उस पॉइंट की, जो बहुत ज्यादा देखा जाना है ट्रेंड के दौर में। आप डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? आ जाओ, ये एस ब्लॉक पूरा भरा हुआ, तभी डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। भरे इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन एक, दूसरा इलेक्ट्रॉन दो, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड। कैसा हो गया? हाफ फिल्ड। फिर आपने कहा कि भैया छठा कहाँ आएगा? यहाँ, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, भर दिए। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का।
अब उसी से पता चलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते। अब जरा ध्यान देना, ये आपकी पूरी ट्रांजिशन सीरीज है। प्राची, पहले वाला D1 होगा, दूसरे वाला D2 होगा, फिर D3 होना चाहिए था, D4 नहीं हुआ, D5 ही आया सीधा, ठीक है, क्योंकि एक S से लेकर बैठ गया, हाफ फीट ज्यादा स्टेबल होता है, क्रोमियम ने कराया। फिर D5। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अप टू मिड। कहां तक बढ़ते हैं? जब तक बीच में ना जाए, जब तक बीच में ना जाए, अप टू मिड। उसके बाद क्या होता है? घटने लगता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, आखिरी तक जीरो हो जाएंगे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ रहा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर फेरो में कन्वर्ट हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कलर दिखाने की टेंडेंसी बढ़ रही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ रहा है पहली बार, ठीक है। इससे पहले नहीं देखा हमने ट्रेंड, वहां पर इतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं थे, 3 तक ही आते थे, यहाँ 5 तक आ रहे हैं, उस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। आ जाओ, अब वो कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखे तो भैया लगभग सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई ही, अगर एस और पी ब्लॉक से कंपेयर करो। दूसरी बात, ये मेटल्स है, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 700-800 होता, नॉर्मल बात, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है, क्या ये हार्ड होते हैं? हाँ, ठीक है, जनरली ये हार्ड होते हैं, मेटल जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन जब हम बीच की तरफ जाते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, और जब हम लास्ट में जाते हैं, जिंक तक जाने लगते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिरने लगता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है सब कुछ। दूसरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, मैंने बताया ना बार बार डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको रीजन लिखने पड़ते हैं, तो यहाँ पर रीजन सबसे बड़ा जो बनता है वो क्या है? एटम के बनते वक्त कितनी एनर्जी बर्बाद हुई, जितनी ज्यादा एनर्जी बर्बाद हुई थी उतना ज्यादा स्टेबल है, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ। अब पढ़ते हैं क्या क्या है। द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट जिंक, मरकरी और कैडमियम। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो गया, रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड बन जाता है। अच्छा, और जबकि उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, फिर क्यों इतना कम? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं। आगे, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, ठीक है, टेबल में देख लेना कह रहा है। आगे, द हाई melting point of these metals are attributed to their involvement of great number of electrons from D-1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि D-1 में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगला, अब वो कह रहा है एक्सेप्शन है टेक्टिनियम और मैंगनीज, ये जो दोनों है ना, ये आते हैं आपके बिल्कुल बीच में, मिड में, जिन पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, होते नहीं है। क्रोमियम पे ज्यादा होते हैं, 6 अनपेयर्ड होते हैं क्रोमियम पे, एक एस का 5 डी, और पेयर्ड हो जाता है मैंगनीज पे, 5 डी के और 2 एस। बात को समझे? बात को समझे? तो इसका मतलब मैंगनीज पे थोड़े कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से एकदम से ग्राफ गिर जाता है। हमें क्या लगता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी तक बढ़ रहे हैं, लेकिन हुंस रूल के हिसाब से क्रोमियम पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ग्राफ गिरता है। बोल भी दिया उसने कि मैंगनीज और टेक्टिनियम के लिए थोड़ा सा गिरता है, इसका रीजन एनसीईआरटी नहीं दे रही, ये तो मैंने दिया अपनी तरफ से, एनसीईआरटी इसका रीजन नहीं दे रही, मैंने इसका क्वेश्चन नहीं दिया। आगे, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आ गया वर्ड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात भी आ गई कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कह रहा है ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बढ़ना है, क्या यही रीजन नहीं है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने का? हाँ, और आप रीजन में वैसे क्या लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ। अब बैठ के इस पैराग्राफ को पढ़ो और साथ में बने हुए ग्राफ को देखो। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, तो क्या होगा? मास बढ़ने लगेगा, मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ बढ़ेगा, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है। वो यही कह रहा है। अनदर जनरलाइजेशन दैट मे बी ड्रॉन फ्रॉम टेबल जो भी है,
जो भी टेबल है उसमें क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नीचे आते हुए बढ़ती है। अच्छा, एक और फैक्टर ला दिया इसने, मेटल मेटल बॉन्डिंग। जरा देखना, हैवी एलिमेंट्स की ज्यादा होती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग हैवी एलिमेंट्स की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? हैवी एलिमेंट्स। जरा इधर आना बेटा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं नीचे जाने, आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो। हाँ, अगर आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो मास बढ़ रहा है क्या? हाँ। नीचे जा रहे हो तो वेंडर वॉल फोर्स बढ़ रही है क्या? हाँ। नीचे जा रहे हो तो एक गड़बड़ आ, 14 एलिमेंट गायब होगा मार्केट से। ये कहां गए? लेंथेनॉइड में चले गए। हमने ऐसा कहा कि भैया यहां पर थी आपकी पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज। तीसरी सीरीज में कौन आया? लेंथेनियम। कौन आया? बात को समझो। और उसके बाद सीधा 14 एलिमेंट गायब हो गए। यहां आया एक्टीनियम, यहां पर 14 एलिमेंट गायब हो गए। इस वजह से जो सेकंड सीरीज थी वो थर्ड सीरीज से सिमिलर हो गई, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट ही क्यों। तो कहता है सब कुछ सही चल रहा था। देखो, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज ज्यादा, थर्ड सीरीज और ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन थर्ड और सेकंड सीरीज सिमिलर है। अब आपसे कोई कुछ भी पूछे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों, सिमिलर क्यों होता है? जवाब क्या होगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड आने से कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का साइज सिमिलर क्यों होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट पार्टी में क्यों नहीं आए? लेंथेनॉइड। कुछ भी पूछे आपसे यही जवाब देना है, एक ही जवाब है इसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आना बोलो, ठीक है। अब बारी आती है किस चीज की? इस पैराग्राफ को पढ़ो, क्या ये यही बात कह रहा है? और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, क्योंकि वो एस ब्लॉक, ओ सॉरी एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। अभी आ रहे हैं हम, पहले जरा इसको पढ़ो पूरे को। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, अब आप कहोगे भैया एटॉमिक साइज तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। अभी क्या बताया था? लेफ्ट टू राइट की बात करो तो सबसे पहले डी ब्लॉक में दिमाग में क्या आना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां तक इंक्रीज करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिड तक, 15 तक नहीं, मिड तक। वो 15 तेरे दिमाग में अभी तक टी ब्लॉक ही चल रहा है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज कहां तक करे? मिड तक। उस मिड को याद रख लो, ये थर्ड से स्टार्ट होता है, सेवंथ तक चलता है, फिर 12th। ठीक है, अब मेरी बात फिर से सुनेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक साइज जल्दी जल्दी डिक्रीज करता है। ये क्या मतलब है? क्या पेयरिंग होने से कोई दिक्कत है क्या? अब हर्षिता कह रही है कि भैया आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, दो डाला, तीन डाला, चार डाला, पांच डाला। जब आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आराम से अट्रैक्शन बढ़ रही है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। कहां बढ़ रही है? टुवर्ड्स द, नहीं बात, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव न्यूक्लियस की तरफ होता है। जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट हुई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो, जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट हुई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो। एक से पहले क्या था? मेरी बात सुनना, पहले 10-10 पिकोमीटर का गैप आ रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, पिकोमीटर रह गया 8 का गैप। एक और इलेक्ट्रॉन डाला, अब हुआ कम लेकिन सिर्फ 6 पिकोमीटर। एक और डाला, अब सिर्फ 4 पिकोमीटर। एक और डाला, 2 ही पिकोमीटर रह गया। आखिरी वाले पे हमने सोचा क्या होगा, ज्यादा जीरो हो जाएगा, नहीं, बढ़ गया साइज। ये बड़ी अजीब बात थी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। जिंक का साइज थोड़ा सा बड़ा निकला कॉपर से। रीजन क्या है? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही बात हमने 18वें ग्रुप में गिरी। रीजन नहीं बदला है, बस देखने का नजरिया बदल गया। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बार बार बोलते, कई बार बच्चे कहते हैं ना भैया डी ब्लॉक पी ब्लॉक के रीजन अलग है। थ्योरी वही 11वीं की चली आ रही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप होते हैं तो पेयरिंग होने की वजह से उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से साइज थोड़ा सा, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। डाउन द ग्रुप हमेशा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं।
बीच में कौन आ गया? लेंथेनियम सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज ही आ गई। एक्टिनियम सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज ही आ गई। ये लेंथेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज कर क्या रही है? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कर क्या रहे हैं? ये बीच के एलिमेंट गायब कर देते हैं। इससे क्या होता है? ऊपर और नीचे वाले का साइज सिमिलर हो जाता है। अब आप कहोगे हमें बात समझ नहीं आई, क्या भैया बकवास कर दी, किसी एलिमेंट के जाने से साइज कैसे सिमिलर हो जाएगा? अब वो बात करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैथ लगाऊंगा, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता किसके कितना पिकोमीटर है। हम लेके चलते हैं केस, ये केस है 100, ठीक है, इधर जाते हो गया 90, 80, 70 पिकोमीटर, 60, दिख रहा है आपको कैसे पिकोमीटर कम हो रहा है? 10-10 पिकोमीटर लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है। कितना अप्रोक्स किया मैंने? 10-12 पिकोमीटर कम होता है जनरली। नीचे आते वक्त 10-10 बढ़ रहा है, ठीक। नीचे आते वक्त साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज घट रहा है। मैंने यही सिस्टम रखा है यहां पर भी। क्या लग रहा है आपको? सब में 10-10 बड़ा है। देखना इस लाइन में सब 10 बड़े होंगे, इस लाइन में सब अपने 10 बड़े होंगे, इस लाइन में सारे अपने 10 बड़े होंगे। आना बोलो। अगले में भी यही होना चाहिए था, लेकिन अगले में मैंने 14 एलिमेंट गायब कर दिए। क्या गायब कर दिए? 14 एलिमेंट। अब मैंने आपसे पूछा, जो 14 एलिमेंट गायब करे, क्या वो लेफ्ट टू राइट के थे? हाँ जी। उससे क्या होना चाहिए था? साइज कम होना चाहिए था। लेकिन वो हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते लेंथेनॉइड साइज डिक्रीज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझते हो? थोड़ा सा छोटा कर देना, थोड़ा सा दबा देना, ठीक है। जैसे आज बच्चे ज्यादा बैठे हुए, ठीक है, तो मैंने स्वेच्छा और कॉलोनी को कह दिया थोड़ा सा दब जाओ, और एक बच्चा और आगे बैठ गया, ठीक है। हम उन्हीं एलिमेंट को दबाएंगे जो पतले एलिमेंट को। हमने प्राची को कुछ नहीं कहा हमने, ठीक है। अब ध्यान दो, जब हमने 14 एलिमेंट गायब करे, कितने एलिमेंट गायब करे? तो कितने पिकोमीटर का फर्क पड़ा? 11 पिकोमीटर, ठीक है। तो क्या एग्जांपल था? स्वेच्छा और सोनम। हमने कहा भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ, एक तीसरा बच्चा और आ रहा है, साइड में बैठेगा। तो अब 3 एलिमेंट अगर एडजस्ट करने हैं आपको, तो क्या करोगे आप? कॉन्ट्रैक्शन। क्या करोगे? ठीक है, कर दिए कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट। अब बारी आती है, ये 11 पिकोमीटर क्या है? 11 पिकोमीटर ने इसका साइज थोड़ा सा कम कर दिया, साइज तो बड़ा था। 120 से 11 पिकोमीटर का असर कम हो गया। अच्छा, इधर जाते वक्त 10 का साइज कम होना था, 10 का साइज कम होना जेन्युइन बात थी, 110 आना चाहिए, है ना। 110 में से 11 माइनस करना, क्या लग रहा है? सिमिलर साइज। क्या लग रहा है? सिमिलर साइज। सब में 11 का फर्क आ गया। ओ, तो वो जो 10 का फर्क था वो कंपनसेट किसने कर दिया? वो कंपनसेट कर दिया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आ जाओ। कह रहा है आयनिक साइज और एटॉमिक साइज ट्रांजिशन एलिमेंट में एक जैसा सा ही रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इन जनरल, आयंस ऑफ द सेम चार्ज in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number as we move left to right. This is because the new electron enter in the d orbital each time the nuclear charge increases by unity. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। अब आप कहोगे कौन सा चार्ज भाई? इलेक्ट्रॉन आने से चार्ज बढ़ रहा है? हाँ। चार्ज आने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है? हाँ। वो तो आप किस में बढ़ के आ रहे हो? k q1 q2 upon r square, वही अट्रैक्शन की बात है। Hence, the net electrostatic force of attraction between the nuclear charge and outermost electron increases, and the ionic radius decreases. ठीक है। अब वो कह रहा है यही ट्रेंड आपका रहेगा एटॉमिक रेडियाई में, कोई दिक्कत नहीं। The curve in figure 8.3 shows an increase from first transition series to second transition series, but the radii of the third transition series are virtually same as those of the corresponding members of the second transition series. This is because of the addition of 14 elements of lanthanoids. ठीक है, तो कहां है ये? This phenomenon is associated with the intervention of 4f orbitals which must be filled before 5d series begin. ठीक है, अब 4f ऑर्बिटल जो बीच में भरने लग गया है उसकी पुअर शील्डिंग होती है। इसका नाम क्या रख दिया यहां पर उन्होंने? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है, which essentially compensate for expanded
expected increase in atomic size with increase in atomic number. अब यहाँ पर एक बार देखो, क्या सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आजू बाजू में लग रही है, लाल वाली और ब्लू वाली, और ग्रीन वाली बहुत दूर है। इसी तरीके से लाल वाली क्यों नहीं उठी हुई है? रीजन क्या है? लेंथेनॉइड। अब 2 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ो।